Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. महिला सशक्तिकरण की श्रृंखला में आज पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हो तो कृपया एक बार देख लें ताकि पार्ट 2 का कंसेप्ट समझने में आसान हो। पार्ट 1 में बेसिकली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी और जेंडर डिग्निटी का परिवार के अंदर कैसे महिला को सशक्तिकरण किया जाए, समाज के अंदर निर्णायक भूमिका निभाने में महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कही गई थी तथा शासन और प्रशासन में भागीदारी के साथ महिला सशक्तिकरण का कंसेप्ट दिया गया था। साथ ही साथ जो परिवार और समाज में महिलाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है इसका संकेत करते हुए समाज में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, जो कन्वेंशन है, कस्टम है, ट्रेडिशंस है, उस ट्रेडिशंस के आलोक में संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई थी। खासकर जो है बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, वह कस्टम्स को वैधानिक मान्यता दे करके महिलाओं को सशक्त करने की ओर इशारा किया गया था और विभिन्न बिंदुओं पर इसके प्रकाश डाले गए थे, जिसकी प्रशंसा आप लोगों ने काफ़ी की है। इसके लिए आपको धन्यवाद। आज पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमारा जो फोकस का बिंदु होगा वह जो है खासकर जो है संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो महिलाओं के संदर्भ में जो बात कही गई है और ख़ासकर जो है वह नेशनल लाइफ एंड महिला सशक्तिकरण, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की धारा 38 में एक नेशनल लाइफ का विजन दिया है। उस नेशनल लाइफ के आलोक में महिला का सशक्तिकरण कैसे हो। फिर जो है संविधान की धारा 39 में एक नेशनल पॉलिसी की बात कही गई है। उस नेशनल पॉलिसी के संदर्भ में महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जाए। फिर जो है धारा 43 में डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कंसेप्ट दिया गया है। वह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए है। यह दोनों को सशक्तिकरण में क्या स्थिति होगी। साथ ही साथ फिर जो है संविधान की धारा 44 में जो नेशनल लॉ की बात कही गई है वह उसके संदर्भ में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। और धारा 49 में जो नेशनल इम्पोर्टेंस है, उस महिला सशक्तिकरण का नेशनल इम्पोर्टेंस कैसे हो, यह चारों पांचों बिंदु पर आज फोकस डालेंगे। और बेसिकली जो है यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें दो बातें हैं। एक तो हमारे संविधान निर्माताओं का विजन था वह, और समाज में वर्तमान में प्रचलित प्रथाएं हैं वह। संविधान क्या निर्देश देता है और समाज में प्रचलित मान्यताएं क्या है, ये दोनों की तुलना करते हुए क्या होना चाहिए महिला सशक्तिकरण के लिए, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम नेशनल लाइफ के संदर्भ में आए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने धारा 38 में यह एक विजन दिया कि हमारा देश का एक नेशनल लाइफ होना चाहिए। और नेशनल लाइफ की परिभाषा में उन्होंने कहा एक ऐसा सोशल ऑर्डर हो जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी योजनाएं का परिचालन किया जाए, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को न्याय के साथ न्याय की बातें कही गई है। यह नेशनल लाइफ है। फिर नेशनल लाइफ का जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया यही 38 के पार्ट 2 में कि जो मिनिमाइज इनइक्वलिटी, जो असमानताएं हैं समाज में, वह चाहे इनकम के दृष्टि से हो, स्टेटस के दृष्टि से हो, वह फैसिलिटीज के दृष्टि से हो, अपॉर्चुनिटी के दृष्टि से हो, व्यक्ति विशेष के दृष्टि से हो, समुदाय विशेष के दृष्टि से हो, ये स्त्री और पुरुष के दृष्टि से हो, दोनों में जो है इनइक्वलिटी है उसको मिनिमाइज किया जाए और समानता में लाने की दिशा में प्रयास किया जाए। यही नेशनल लाइफ का विजन हमारे संविधान निर्माताओं। अब हमारा जो नेशनल लाइफ का विजन है, इस विजन के संदर्भ में फिर 39 में नेशनल पॉलिसी की भी बात है। हम नेशनल जो 38 का जो नेशनल विजन है नेशनल लाइफ के बारे में, और समाज में लिविंग क्या है, सोशल ऑर्डर क्या है, हम इसका जो है बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं का जो विजन था और हमारे समाज में जो प्रचलित व्यवस्था है उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे। खासकर लड़की के संबंध में, महिला के संबंध में, कि वो महिलाओं का समाज में वर्तमान स्थिति क्या है, उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की स्थिति का स्टेप वाइज संक्षेप में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें आते हैं
कोई भी महिला जब गर्भ धारण करती है तो सोशल ऑर्डर क्या कहता है। जैसे ही महिलाएं गर्भ धारण करती है, परिवार में यह चर्चा होने लगता है कि लड़का का ही जन्म होगा। यह जनरल मानसिकता है। लड़की के प्रति थोड़ा सा सामान्य स्थिति सोच ही नहीं आता है। यहाँ तक कि सास वगैरह जो होती है, जो मदर इन लॉ बहू की होती है, जो गर्भ धारण करती है उसकी, और उसके परिवार के लोग यह कहते हैं कि बहू बेटा को ही जन्म देना, बेटी जन्म दोगी तो उचित नहीं होगा। माने धमकाने की प्रवृत्ति रहती है कि बेटा को ही जन्म देना। इतना ही नहीं, बातचीत के क्रम में भी कहते हैं कि जो हम लोग के जो होम डिलीवरी घर पर जो प्रसव होता है, उसके संबंध में जो प्रसव जो सेविका होती है या जो दाई होती है प्रसव कराने वाली, उसको निर्देश दे के पुराने समय में रखते थे कि अगर बेटी जन्म लेगा तो नून चटा करके मार देना सेवरी में ही। यह कंसेप्ट समाज का है। अब बताइए, अगर यह समाज में यह कंसेप्ट रहेगा कि बेटी जन्म लेगी तो उसको नून चटाकर, मैंने नमक चटाकर मार देने का कंसेप्ट सेवरी में ही है, इस समाज के परिवेश में कैसे हम महिला सशक्तिकरण करेंगे। हमें पहले इस मानसिकता से ऊपर उठना होगा, तभी इस सोशल ऑर्डर में यह होगा। इवन बेटा और बेटी के, ये तो जन्म गर्भ धारण के समय की बात है, अगर बेटा और बेटी के जन्म के डिलीवरी के समय आते हैं तो डिलीवरी के समय जैसे ही लड़की जन्म लेती है तो लोग कहते हैं कि धरती नीचा हो गया, उस परिवार पर कर्ज लद गया, उस परिवार का मस्तक नीचा हो गया। यह मानसिकता समाज की है। समाज की बहुसंख्यक एक बहुत बड़े तबके आज भी ये कहते हैं जब लड़की जन्म लेती है तो वह परिवार कर्जदार हो जाता है, वह परिवार उस परिवार की धरती धंस जाती है, मतलब उसका सम्मान जो है नीचे झुक जाता है। इस मानसिकता वाले समाज में महिला सशक्तिकरण कैसे होगा। वहीं पर अगर लड़का जन्म लेता है डिलीवरी के बाद प्रसव में, तो कोई यह नहीं पूछते हैं कि लड़का स्वस्थ है, अच्छा है, क्या है। लड़का जन्म का मैसेज आता है और घर में थाली लोग बजाने लगते हैं, उत्सव का मैसेज देने लगते हैं और कहते हैं कि घी के लड्डू टेढ़ो भला। लड़का स्वस्थ है अस्वस्थ है इसकी चर्चा नहीं करते हैं। लड़का कैसा भी हो उसको घी मानते हैं, वह विशुद्ध मानते हैं, और अगर वह टेढ़ा भी बकुला भी है तो अभी उसकी कोई चिंता नहीं है। यह समाज का सोच है। इस सोच पर आधारित जो व्यवस्था है, यह सोशल ऑर्डर है। यह सोशल ऑर्डर में जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम महिला सशक्तिकरण नहीं कर सकते हैं। गर्भधारण के समय, जन्म लेने के समय लड़की की उपेक्षा होती है। लड़की जब कुछ बड़ी होती है, उसका पालन पोषण होता है, तो लड़का और लड़की के पालन पोषण में अंतर समाज में दिया जाता है। अभी भी बहुसंख्यक परिवार में लड़का लड़की को पालन पोषण में बहुत अंतर किया जाता है। लड़का को कहा जाता है कि यह मेरे खानदान को, मेरे वंश को बढ़ाने वाला है, और लड़की को कहा जाता है यह तो दूसरे वंश के बढ़ाने वाली है, हमारे ऊपर यह कर्ज है। इसलिए उसका पालन पोषण में कहीं ना कहीं दो रंग की बात आती है। उसके अपने वंश का नहीं मानते हैं, वह दूसरे वंश का मानते हैं। समाज की प्रचलित सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है। इस अवधारणा में जब तक चेंज नहीं करेंगे, महिला सशक्तिकरण नहीं कर पाएंगे। यह जब तक समझते रहेंगे कि यह जो लड़की है यह दूसरे वंश की है, यह दूसरे परिवार को चलाने वाली है, मेरे वंश और परिवार से कोई मतलब इसको नहीं है, हमारे ऊपर तो कर्ज है, यह हम इसको दूसरे के लिए पाल पोस रहे हैं, अपने लिए नहीं पाल पोस कर रहे हैं। यह समाज की प्रचलित मान्यता है। इसमें यह परिवर्तन, इस मानसिकता में जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे, हम लोग जो है महिला सशक्तिकरण नहीं कर पाएंगे। फिर हम सामाजिक व वर्तमान व्यवस्था पर आगे बढ़ते हैं। या पालन पोषण के बाद अब शिक्षा दीक्षा पर आते हैं। लड़की की जब शिक्षा दीक्षा होती है, उस समय भी यही कहते हैं कि लड़का अगर पढ़ लिख करके, वह तो इस वंश को आगे बढ़ाएगा, इसको परिवार चलाना है, इसको खानदान को आगे बढ़ाना है, इसका नाम रोशन करना है। और लड़की पढ़ लिख के भी क्या करेगी, चौका बर्तन ही करेगी। उस समय भी यह कंसेप्ट है, अर्थात चौका बर्तन का मतलब वो किचन का ही काम करेगी, इसको बाहरी काम से कोई मतलब नहीं है, इसको अधिक शिक्षा दीक्षा की क्या आवश्यकता है, इसको बस काम भर पढ़ लिख ले। यह मानसिकता पर आधारित है, सोच समाज है। जब तक इस मानसिकता से हम नहीं हटेंगे, हम महिला सशक्तिकरण नहीं कर पाएंगे। यह शिक्षा की बात है। फिर महिलाएं कुछ ऊपर बढ़ती है, कुछ और देखते हैं। उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि महिलाएं जो है
का जो लालन पालन पोषण होता है उसमें भी बहुत अंतर किया जाता है। और जैसे ही किशोरावस्था में महिलाएं आती है उस समय प्रायः जो है लड़की पर कई तरह के प्रतिबंध हो जाते हैं कि वह घर से बाहर नहीं निकलेगी, सार्वजनिक रूप से किसी से बातचीत नहीं करेगी, किसी जो है उसका जो गतिविधि पर प्रतिबंध लग जाता है। और लड़का जब किशोरावस्था में आता है तो उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता है, वह बाहर जाएगा, चारों तरफ फैलेगा, खेल कूद करेगा, और लड़की को घर में सीमित कर दिया जाता है। ये लड़कियों को किशोरावस्था की जिंदगी है। इस तरह के परिवेश में हम जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे हम महिला सशक्तिकरण नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे संविधान निर्माताओं का जो भी विजन हो। फिर शादी के समय आते हैं। शादी के पूर्व शादी का 3 स्टेज होता है, ड्यूरिंग द मैरिज, बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज। तो शादी के पूर्व जो है एक प्रथा है कन्या निरीक्षण का। लड़कियों को लड़के वाले जो वर पक्ष के लोग होते हैं वह सिलेक्शन करने के लिए हमको शादी कहाँ करना है वह कन्या का निरीक्षण करते हैं। और इस निरीक्षण के आड़ में बहुत बड़ा अन्याय होता है महिलाओं के साथ। ऐसे भी लड़के वाले मिलेंगे, वर पक्ष के ऐसे लोग मिलेंगे जो माने 50-60 लड़की को देखने के बाद एक लड़की सिलेक्शन करते हैं। कुछ तो सैकड़ों तक पहुंच जाते हैं। सैकड़ों लड़की को छांटने के बाद एक लड़की को सिलेक्शन करते हैं, अर्थात वह 50-60 98 99 जो हो, एक बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों को अपमानित करते हैं, उसे देखते हैं। और कन्या निरीक्षण के समय बेतुका प्रश्न पूछते हैं, उसकी लंबाई क्या है, उसकी वजन कितना है, उसके जो है कलर क्या है, क्या पढ़ी हो, क्या लिखी हो, किस स्कूल में पढ़ी हो, कैसी शिक्षा दीक्षा है, घर में कौन कौन लोग आते जाते हैं। इस तरह बेतुकी प्रश्न पूछ करके लड़कियों को कन्या निरीक्षण में के नाम पर बहुत बड़ा अन्याय किया जाता है। इस मानसिकता पर जब समाज रहेगा तो हम महिला सशक्तिकरण नहीं कर सकते हैं। और ऐसे वर पक्ष के लोग जो दर्जनों में इवन सैकड़ों में लड़की को छांटते हैं, कहीं न कहीं इस मानसिकता से ऊपर उठना होगा। यह कन्या निरीक्षण की पद्धति जो है पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। और जो छांटने का, स्क्रीनिंग करने का जो है, लड़कियों को स्क्रीनिंग करके प्राय सिलेक्शन करते हैं, यह बहुत ही बेतुकी वाली बात है। यह समाज का एक तरह से अभिशाप का एक गलत प्रथा है। इस प्रथा में कहीं न कहीं अंतर आना चाहिए। इतना ही नहीं, कन्या निरीक्षण के क्रम में भी देखते हैं कन्याएं पर विवाह थोपा जाता है। सभी लोग देखते हैं, लड़का भी देखते हैं, लेकिन कन्याएं पर उसकी वांछनीयता से विवाह नहीं होती है। यह इस व्यवस्था वाले समाज में जब तक हम रहेंगे समाज का महिला सशक्तिकरण नहीं कर सकते। अब ड्यूरिंग द मैरिज, अगर शादी के दरमियान, अगर शादी किसी तरह 100 लड़की के बाद एक का सिलेक्शन भी हो गया, लड़का वाला जब शादी क्या करते हैं तो दहेज का 2 कंसेप्ट है, एक गिफ्ट और एक दहेज। दहेज में है कि कमिटमेंट है, कंपलसरी दहेज देना है, उसके लिए प्रताड़ना होती है। और फिर जो है डिजायरेबल ढंग से जो गिफ्ट देना है वह गिफ्ट पर भी कहा जाए कि छीटा कसी होती है, व्यंग होता है, और लड़कियों को शोषण किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है दहेज के नाम पर और गिफ्ट के नाम पर, दोनों में। या शादी के पीरियड में बीच बीच में लड़कियों को उलाहना दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। शादी के बाद बहू अपने मैके से जब घर ससुराल में जाती है तो ससुराल में पैर रखते ही जैसे ही ससुराल वाले लोग उसको स्वागत करने के लिए रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े महिलाओं का झुंड भी रहता है जो यह कहता है कि कन्या यानी मैंने बहू अपने बाप के यहाँ से क्या क्या लेके आई है। और इस बात में बहुत बड़ा व्यंग रहता है, शोषण रहता है, टॉर्चरमेंट रहता है। कितना ही लेकर के जाए, लेकिन वह जो है गिफ्ट के नाम पर महिलाओं के साथ, बहू के साथ व्यंग्यात्मक बातें होती है, बहुत ही कटाक्ष करने वाले बात होती है। और प्रायः इस तरह के 10-20 महिलाएं ऐसे उस जमात में निकल जाते हैं। सब लोग एक तरफ बहू को स्वागत कर रहे हैं, दूसरे तरफ बहू के कान में यह बात आ रही है कि क्या क्या लेकर के बहू आई है। और यह प्रथा जो है एक तरह से शोषण करने वाला है। इसके विरुद्ध कहीं ना कहीं परिवर्तन होने की बात है। जब तक हम समाज में इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे यह नहीं होंगे। यह विवाह के बाद की बहू का स्वागत की बात है। स्वागत के बाद
फिर वहाँ पर कुछ दिन जब रहने लगती है बहू, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक बातें कही जाती है। किचन में जब खाना बनाने गई तो कोई भी हो, ननद हो या कोई भी बातें हो समाज के, यह कहती है बहू अपने बाप कम से चूल्हा किचन लाई है कि कुछ अनाज वगैरह लाई है कि यहीं का खाना बनाएगी, यहीं का खाएगी। मैंने यह व्यंग्यात्मक हंसी मजाक वाली बात में एक बहुत ही चुटीला और दर्दनाक दृश्य है समाज का। जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा महिला सशक्तिकरण हम नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, उसी तरह सभी तरह होता है। खाना बनाने जाए तो अपने बाप के यहाँ से अनाज लेकर के आई है, अगर वो सोने जाती है तो कहते हैं कि अपने बाप के यहाँ से पलंग तोशक लेकर के आई है। यह कितना व्यंग्यात्मक बातें हैं जो महिलाओं को शोषण करने का यह प्रथा है गिफ्ट के नाम पर। इस वातावरण से जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे हम महिला का सशक्तिकरण नहीं कर सकते। फिर आगे बढ़ते हैं, विवाह हो गया, विवाह के बाद की स्थिति होगी। अगर बच्चा जन्म ले लिया तो अगर कन्या हो गई तो जो पहले ही बता चुके हैं कन्या के नाम पर किस तरह का टॉर्चर है। लड़का या लड़की जो भी हो, बहू हो, अगर वो कुछ बड़ा होने लगता है, बड़ा होने में अगर उस लड़का लड़की में माने उस बहू के माने पोता पोती जो हुआ जन्म लिया उसका थोड़ा विकास होता है खेलने कूदने में। अगर कोई गलती कर देता है वो तो कहता है कि कैसा होगा, जैसा मौसी मामू होगा, जैसा नाना नानी होगा वैसे ही संस्कारहीन होगा। यह बात बात में इस तरह का टॉर्चर करने वाला हमारा समाज है। जब तक इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे हम महिला सशक्तिकरण नहीं कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर की बात की है। यह न्यायपूर्ण हमारा प्रचलित सोशल ऑर्डर है, इसमें हमें चेंज लाना होगा। इतना ही नहीं, आगे भी बढ़ते हैं। अगर ससुराल पक्ष में कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता है तो वह जिस बहुत दिनों के बाद, वह पुरानी भी हो गई है, वह 10-20 वर्ष के बाद भी अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो यह उम्मीद करते हैं कि बहू के मैके वाले ने क्या क्या भेजा है गिफ्ट, और गिफ्ट के नाम पर कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक बातें सुना करके उसे टॉर्चर किया जाता है। इस प्रथा वाला, इस सोशल ऑर्डर को हम जब तक नहीं बदलेंगे महिला सशक्तिकरण कुछ नहीं कर सकते हैं। यह बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद भी बहू जब घर में रहती है, वो ससुराल में जब जाती है तो बात बात में लोग कहते हैं कि क्या संस्कार लेके आई है बहू, कुछ नहीं आता है, चले न जाने आंगन में टेन। बात बात में ये कह देती है कि बहू क्या संस्कार लेकर आई है, कुछ नहीं आता है, एकदम व्यवहारिक है, कैसे व्यवहार करना चाहिए सास ससुर के साथ कुछ नहीं जानती है, चले न जाने आंगन में टेर। हर बात में उसे व्यंग्यात्मक बातें कही जाती है, कुछ नहीं आता है। और अगर पढ़ी लिखी बहू है तो कहीं सब पढ़ी लिखी लड़की का यही हालत है, कोई व्यवहारिक नहीं है, कोई अपने मायके बाप का नहीं है। अगर पैसा वाला का बेटी है तो उसमें लोग कहते हैं पैसा वाला का बेटी तो सब बहकले रहता है। दिस इज द लैंग्वेज, ये सोशल ऑर्डर, यह हमारी सामाजिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था से जब तक हम नहीं उभरेंगे हम इसे नहीं कुछ दूर कर सकते। और तो इतना ही नहीं, जब बातें बढ़ जाती है तो कभी कभी कह देते हैं कि लड़की तो पैर की जूती होती है। और इतना ही नहीं, कभी कभी कह देते हैं कि क्रिया चरित्र का क्या हालत है। ये व्यंग्यात्मक बातें जो है, ये सोशल ऑर्डर की बातें हैं। दहेज प्रताड़ना के अलावा भी हंसी मजाक में जो छोटी छोटी बातें जो है यह कहते हैं। और जो है बच्चा, और इतना ही नहीं, समाज की स्थिति बड़ी विचित्र है। देखा कि स्टेज की बात करें, हर प्रथा में, हर समाज में शादी के बाद इवन अगर कोई कमज़ोर घर की बेटी है तो लोग कह देते हैं जड़ जमीन जोड़ के न तक किसी और की। कहावत है अगर कोई सीधी शादी है तो निबरा के जोड़ो घर घर की भौजाई। जो लोग जिसको जो मन आता है सो कह देते हैं। यह हमारा सोशल ऑर्डर है। इस सोशल ऑर्डर में अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल है। जन्म लेने के समय, लालन पालन के समय, पढ़ाई लिखाई के समय, शादी के पूर्व निरीक्षण के समय, शादी के दरमियान विभिन्न प्रथा द्वारा, दहेज के कमिटमेंट, दान की प्रथा, गिफ्ट के सिस्टम, ये सारा सिस्टम वाला जो ऑर्डर है कहीं न कहीं बहुत ही महिलाओं के विरुद्ध है। इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि फैमिली इज ए नेसेसरी भी। इसी से प्रभावित होकर के
परिवार के अंदर सब है, इसलिए लोग कह देते हैं कि परिवार जो है एक आवश्यक बुराई है। इस तरह बहुत से जो एनार्किस्ट लोग कहते थे कि स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, उसी तरह कुछ लोग कहते हैं फैमिली इज ए नेसेसरी इविल। यह आवश्यक बुराई है, परिवार के अंदर ये सब सारी बातें हो रही है और यह परंपरागत ढंग से हो रही है। इसलिए जो है हम लोगों को इस सोशल ऑर्डर को बदलना होगा। बात में कह देते हैं कि ननवा ननिया जैसा होगा वैसे ही ना होगा, जैसा ममुआ मौसी होगा वैसा ही ना होगा। हंसी मजाक की बात है, लेकिन यह टॉर्चर वाला शब्द है और ये टॉर्चर वाले शब्द वाला जो सोशल ऑर्डर है, इससे हमें मुक्त होना होगा। तब यह तो व्यवस्थित परिवार की है, अभी अव्यवस्थित परिवार की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस व्यवस्थित परिवार में यह सोशल ऑर्डर है। इस सोशल ऑर्डर में अगर हम जो है यह देखें, सुसाइडल का टेम्परीमेंट अध्ययन करते हैं तो देखते हैं इस सोशल ऑर्डर में अगर हम दो पार्ट में बांट के अगर देखे हैं, एक 1950 से लेकर के 1985 तक 35 वर्ष का एक जेनरेशन का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये सब व्यंग्यात्मक बातें के कारण जो है 100 में 20 परिवार, 100 परिवार में 20 परिवार की महिलाएं सुसाइडल टेंडेंसी वाले सुसाइड का वातावरण से ग्रसित रहा है या सुसाइड की घटनाएं घटी है। 100 परिवार में 20 परिवार 1950 से लेकर के 85 का पीरियड या फर्स्ट जनरेशन आज़ादी के बाद जो 35 वर्ष का एक जनरेशन का पीरियड है, इसमें ये जो है सुसाइडल टॉर्चर, जिसका कोई केस मुकदमा नहीं होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के इस प्रताड़ना से, इस तरह के सोशल ऑर्डर से 100 में 20 माने व्यक्ति का जो है सुसाइड होते देखा गया है। जबकि यह पुरुषों में भी कुछ सुसाइड की बातें हैं, लेकिन वो 2-4 है, महिलाओं में 20 है। फिर 1985 से 2020 तक जो नेक्स्ट जनरेशन 35 वर्ष का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम जो एवरेज पाते हैं कि यह जो सुसाइडल डेथ है, यह जो है 100 में जो 20 था वह आज घट करके 100 में 10 हो गया है। 100 पर 1985 से 2000 के 20 का आंकड़ा देखते हैं तो बिहार के समाज में, इस समाज में 100 परिवार में अभी भी 10 आदमी जाने अनजाने में इस तरह के व्यंग्यात्मक बातें के कारण वह सुसाइड कर लेते हैं। यह कितना बड़ा सोशल ऑर्डर का डिफेक्टिव सिस्टम है, जिसके कारण हमारा महिला सशक्तिकरण का सारा प्रयास असफल हो रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं का विजन था, लेकिन हमारे समाज का सोशल ऑर्डर बहुत ही विचित्र स्थिति का है। इसलिए बहुत सारे कहावत है, प्रोवर्ब्स है जो महिलाओं के बारे में कहा जाता है। क्रिया चरित्र महिलाओं के बारे में कहा गया है, पैर की जूती कहा गया है, चले न जाने आंगन में टेढ़ कहा गया है। बहुत सारी बातें हैं। इस सोशल ऑर्डर की मानसिकता से हमें ऊपर उठना होगा और सरकार का एक नेशनल लाइफ एक ऐसा बनाना होगा जिसमें हमारा जो जस्टिस का उद्देश्य होगा वह जो है जो समाज एक ऐसे सोशल ऑर्डर बनाने में होगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाएं और असमानताएं का दायरा घटे। अगर ऐसा और सोशल ऑर्डर होगा तभी हम इस नेशनल लाइफ में महिला को सशक्त कर सकेंगे। अब पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु पर आते हैं, नेशनल पॉलिसी। हमारा नेशनल पॉलिसी, जैसे एक कहें कि हमारा नेशनल लाइफ के आलोक में नेशनल लाइफ ऐसा हो जिसमें महिला का सशक्त किया जाए। अब दूसरी बातें आती हैं कि हमारा नेशनल पॉलिसी ऐसा हो जिसमें महिला का सशक्तिकरण हो। यह धारा 39 के मैसेज है। 39 में जो मैसेज दिया गया है, जो बातें कही गई है कि स्त्री और पुरुष एक ऐसा नेशनल पॉलिसी बनाया जाए जो में स्त्री और पुरुष का लिवलीहुड में समानता हो, कॉमन जो गुडनेस है, ऑनरशिप की बात है स्त्री और पुरुष का, उसमें समानता का व्यवहार हो। यह जो कॉमन लक्ष्य जो है, कॉमन गोल है, चाहे स्त्री और पुरुष दोनों का समान हो और दोनों का काम करने का जो मजदूरी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन की बात कही गई है जो 39D में। और उसके बाद जो वर्कर का हेल्थ एंड स्ट्रेंथ की बात कही गई है, चाहे वो महिला वर्कर हो या वुमेन, दोनों का हेल्थ की सुरक्षा और उसके सामर्थ्य की सुरक्षा देना ये राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। अर्थात महिलाओं का संबंध में एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनाई जाए जिसमें समानता हो। इसी संदर्भ में हम कहते हैं कि समानता ही नहीं, मेरा मानना है कि जो धारा संविधान के
आर्टिकल 15 का 3 जो स्पेशल प्रोविज़न कहता है, उसमें समानता के अतिरिक्त विशेष प्रोविज़न की भी बात कहा गया है। इसलिए हम कहेंगे कि समाज में जो स्थिति है, महिलाएं का जो है, जो वर्किंग लेडी फील्ड में, वो समान रूप से काम करती है और समान वेतन पाती है, लेकिन महिलाओं को मातृ के रूप में, धात्री के रूप में, गृह सेविका के रूप में, संचालिका के रूप में, गृहिणी के रूप में और स्वामिनी के रूप में भी भूमिका निभाना पड़ता है। अतः मातृ, धात्री, सेविका, संचालिका, गृहिणी का जो कार्य परिवार के अंदर करती है और समाज के बाहर या शासन प्रशासन में जो समान कार्य और समान वेतन पाती है, इस दोनों में उसकी जो विशेष भूमिका समाज के अंदर है, उसके लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए हम यह कहते हैं, यह मांग करते हैं सरकार से कि एक ऐसा नेशनल पॉलिसी हो जिसमें महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन ही नहीं, बल्कि कम से कम 10% अधिक हर क्षेत्र में मिले। जैसे अगर किसी लड़का और लड़की को दोनों को समान पढ़ाई के लिए समान स्टाइपेंड मिलता हो, तो लड़की को 10% अधिक स्टाइपेंड मिलना चाहिए। नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि वह फीमेल है, गर्ल्स है, इसलिए पूरे लड़के के तुलना में 10% अधिक शिक्षा स्टाइपेंड मिल रहे। और पूरे मैसेज हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी संस्था हो, अगर स्टाइपेंड लड़का लड़की को समान देता हो तो लड़की को 10% एडिशन मिलना चाहिए। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, मेल और फीमेल दोनों को ओल्ड एज पेंशन मिलता है। हम ये कहेंगे कि जो फीमेल ओल्ड एज है उसको 10% अधिक पेंशन दिया जाए। बेरोजगारी भत्ता जो लड़का और लड़की दोनों को समान मिलता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि महिलाएं जो जिस तरह लड़का और लड़की पढ़ाई में, लड़की को विशेष परिस्थिति में जाकर पढ़ना पड़ता है, इसलिए स्टाइपेंड 10% लड़का से अधिक मिलना चाहिए। ओल्ड एज पेंशन में भी महिलाओं को विशेष स्थिति में ओल्ड एज से गुजरती है, तो इसलिए उसको 10% अधिक पेंशन मिलना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगार लड़का और लड़की दोनों में महिलाओं को प्रतिकूल परिस्थिति में रोजगार खोजने के लिए प्रयास करना पड़ता है, इसलिए बेरोजगारी भत्ता भी महिलाओं को 10% अधिक मिलना चाहिए। वेजेज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वेजेज है वह हमारा संविधान कहता है कि 10% मिलना चाहिए, लेकिन आज भी महिलाओं को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वेजेज कम मिल रहा है। यह भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया की बात है। एक इपिक संस्था है जो इक्वल पे फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करता है, उसका जो इंटरनेशनल लेवल पर यह लक्ष्य है कि 2030 तक हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में समान वेतन स्त्री और पुरुष को दे पाएंगे। भारत की बात छोड़ दीजिए, विदेश में भी अभी तक समान वेतन नहीं मिल रहा है। वो अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो इपिक का लक्ष्य है कि हम समान वेतन दे पाएंगे। मेरा कहना है कि वेजेज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, या एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, एक ऐसा सोशल ऑर्डर तैयार किया जाए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वेजेज महिलाओं को बराबर ही नहीं बल्कि 10% अधिक दिया जाए। जो सरकारी क्षेत्र में सैलरी दी जाती है महिलाओं को, चूँकि सामान्य वह मातृ, धात्री, गृह सेविका, संचालिका, गृहिणी के साथ साथ वो नौकरी कर रही है, इसलिए उसके सैलरी में भी 10% बढ़ोतरी के साथ दिया जाए। रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट भी जो है महिलाओं को 10% अधिक पेंशन दिया जाए। अर्थात एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए कि लड़का और लड़की को समान वेतन दिया जाएगा, स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, समान स्टाइपेंड दिया जाएगा, समान बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, समान वेजेज दिया जाएगा, समान सैलरी दिया जाएगा। साथ ही साथ लड़कियों को अतिरिक्त 10% अलाउंस दिया जाए। हम ये सरकार से मांग करते हैं एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाया जाए, एक ऐसा गाइडलाइन निर्गत किया जाए जो देश के सभी संस्था इसको लागू करें और माने कि जिसमें महिलाओं को 10% अधिक वेतन देने का नेशनल पॉलिसी बनाया जाए। यह संविधान की धारा 39 के मैसेज के अनुसार है और आर्टिकल 15(3) के प्रोविजंस के अनुसार है। अब हम आते हैं आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, अब हम आते हैं कि आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यह शब्द दिया गया है कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि एक सुंदर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो जिसमें लीजर, रेस्ट की सारी सुविधाएं हो, रेस्ट एंड लीजर की सुविधाएं हो। यह जो है, इसलिए यह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यह समान होना चाहिए।
इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए एक समान वातावरण होना चाहिए, चाहे स्त्री हो पुरुष, दोनों को जीवन स्तर में सुधार की बात की राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, राष्ट्रीय पहल होनी चाहिए। अब जो हम आते हैं कि जो नेशनल लॉ है वह एक समान होनी चाहिए। या धारा 44 का जो मैसेज है यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में हम देखते हैं, चाहे महिलाएं किसी भी जाति के हो, किसी भी कास्ट को हो, क्रीड के हो, रेस के हो, रिलीजन के हो, जेंडर के, किसी भी डिसेंट का हो, क्लान का हो, किसी भी नस्ल की हो, वह सभी महिलाएं हैं। इसलिए जाति और समुदाय, वर्ग और धर्म, नस्ल और आस्था, विश्वास, पंथ के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर एक महिला के लिए दूसरा कानून और दूसरे महिला के साथ दूसरे कानून, यह नहीं होना चाहिए। एक साधारण सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैटरनिटी लीव एक महिलाओं को है, भारत सरकार में 270 दिन, किसी स्टेट के सरकार में 180 दिन है, कहीं 150 दिन है। सभी महिलाएं एक समान क्यों नहीं कानून बने? मैटरनिटी लीव का जो रूल्स है सभी के लिए, अगर 270 दिन है तो सभी को 270 दिन होना चाहिए। यह क्या है? बिहार में नियोजित शिक्षक को 150 दिन और जो सामान्य शिक्षक है उसका 180 दिन। इसलिए यह मेरा मांग है कि सभी महिलाओं के लिए एक नेशनल लॉ होनी चाहिए, या नेशनल गाइडलाइंस होना चाहिए, नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि कानून जो है, सिविल लॉ जो है, चाहे वह किसी भी जाति, नस्ल, समुदाय या किसी स्तर की महिलाएं हो, चाहे वह चपरासी हो या IAS अफसर हो, जो भी हो, उनकी जो है महिलाओं को सुविधाएं एक समान मिलनी चाहिए। इस बात की आवश्यकता है और आज हम इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए धारा 44 के आलोक में यह मांग करते हैं कि सभी महिलाओं के लिए एक समान कानून होना चाहिए। किसी भी वर्ग विशेष के आधार पर अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। इवन यहाँ ये भी हम चर्चा करना चाहते रहे हैं, चाहे वो हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, क्रिश्चियन महिला हो, जैन महिला हो, बौद्धिस्ट महिला हो, महिला है। ये नहीं कि बौद्धिस्ट के नाम पर, हिंदू के नाम पर हिंदू लॉ अलग हो, हिंदू महिलाओं के लिए कानून अलग हो, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कानून हो, क्रिश्चियन महिलाओं के लिए कानून। महिला है, उसे धर्म के आधार पर बांटकर अलग अलग पर्सनल लॉ से आच्छादित कर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मैसेज है उसमें पर्सनल लॉ के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी पर्सनल लॉ जो महिला में अंतर करता हो उसको समान हो। अगर मेहर का सिस्टम है तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी में मेहर के लिए एक सिविल लॉ होनी चाहिए। अगर साथ फेरा का या कोई भी कमिटमेंट की बात है, तलाक से संबंधित हो या विवाह दहेज से संबंधित हो या पेरेंट्स में प्रॉपर्टी का हिस्सा से संबंधित हो या कुछ भी बातें हो, सभी महिलाओं के लिए एक समान होनी चाहिए। यह नहीं कि हिंदू लॉ कुछ कहता हो, मुस्लिम लॉ कुछ कहता हो, क्रिश्चियन लॉ कुछ कहता हो, बौद्धिस्ट और जैन का लॉ कुछ कहता हो। यह कभी नहीं होनी चाहिए। सभी महिलाएं हैं, इसलिए हम नेशनल लॉ की बात करते हैं। नेशनल लॉ जब तक एक नहीं होगा, महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। इस प्रकार अभी तक हम लोग देखें, नेशनल लाइफ और महिला सशक्तिकरण, नेशनल पॉलिसी और महिला सशक्तिकरण, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और महिला सशक्तिकरण, नेशनल लॉ और महिला सशक्तिकरण। अब जो अंतिम बात आती है और नेशनल इम्पोर्टेंस, महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विषय का, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित होना चाहिए। सिर्फ आर्ट और जो है मोनूमेंट्स या आर्ट से संबंधित है कल्चरल बात ही राष्ट्रीय महत्व की बात नहीं होती है। राष्ट्रीय सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए राष्ट्रीय महत्व का विषय महिला सशक्तिकरण को घोषित किया जाए, यह अंतिम रूप से मांग करते हैं। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का जेंडर इक्वलिटी, डिग्निटी और जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इस बात को हम करेंगे। फिर हम एक और इशारा कर देने चाहते हैं कि धारा जो 51 में जो महिलाओं को जो ड्यूटी जो कर्तव्य दिया गया है, उसमें कर्तव्य में डिग्निटी ऑफ वुमेन की रक्षा करने की बात है। इसलिए वो डिग्निटी ऑफ वुमेन संविधान पर जो निर्देश दिया गया है कि डिग्निटी ऑफ वुमेन की मेंटेन किया जाएगा, इसको भी पालन किया जाए। इस प्रकार अंततः आज टू द पॉइंट्स
हम सरकार से यह मांग करते हैं कि महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय लाइफ का एक हिस्सा बनाया जाए, राष्ट्रीय नीति का एक हिस्सा बनाया जाए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हिस्सा बनाया जाए, नेशनल लॉ का हिस्सा बनाया जाए और राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाए। यह मेरा जो आज पार्ट 2 में जो फोकस का बिंदु है वह राष्ट्रीय जीवन और महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय नीति और महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और महिला सशक्तिकरण, नेशनल लॉ, नेशनल यूनिफॉर्म लॉ, चाहे किसी जाति समुदाय की हो, उसके धर्म के आधार पर महिलाओं को कानून को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यह महिला सशक्तिकरण के विरोधी बातें हैं। इसलिए महिलाओं के लिए यूनिफॉर्म जो है लॉ होनी चाहिए, नेशनल लॉ होनी चाहिए और राष्ट्रीय विषय का महत्व घोषित किया जाए। यह जो है तभी हम राष्ट्रीय सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ जाएं। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग कहते हैं कि स्त्री समर्पण की भूखी होती है और पुरुष सफलता का, स्त्री समर्पण की देवी है और पुरुष महत्वाकांक्षा का, स्त्री की पूंजी प्रेम है और पुरुष का आधिपत्य और अधिकार, स्त्री सहनशील होती है, पुरुष आक्रामक होता है, आंसू पी के अमृत पिला के महिला को सशक्त बनाना आसान काम नहीं है। ये बहुत सारी कहावतें हैं, गिव गुड मदर एंड टेक गुड नेशंस, ये पुरानी बातें हैं। कि अच्छे समाज के लिए बहुत सारे कहावत है, वह सब सारे कहावतों की ओर हम कुछ नहीं कहेंगे। हम भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आलोक में जो महिला सशक्तिकरण की मैसेज है, उस मैसेज के आलोक में हमें एक एक बिंदु पर एक नेशनल लाइफ जो होना चाहिए, जिसकी जानकारी सभी संस्थाओं को हो और उसका पालन करे। एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, जो खासकर नेशनल पॉलिसी में जो 10% स्पेशल अलाउंस देने की बात है वह होनी चाहिए। और हमारी जो समाज का जो सोशल ऑर्डर, जो प्रचलित सोशल ऑर्डर है, जिसके कारण जो है कुछ लोग कह देते हैं कि परिवार से नेसेसरी व्हील, परिवार में जिस तरह महिलाओं को शोषण किया जाता है, इसलिए लोग कह देते हैं कि फैमिली इज ए नेसेसरी व्हील। यह जो है नेसेसरी व्हील का जो स्टिग्मा लगा हुआ है परिवार पर, इससे मुक्त सोशल ऑर्डर बनाना होगा, तभी हम जो है महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी है जो बहुत से असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, देह व्यापार है, वैश्यावृत्ति है, वह जो है महिलाओं का जो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर जो चित्रण है महिलाओं का, या बहुत सी बातें हैं, उस पर जो है विशेष हम नहीं कहेंगे। अंततः यही कहेंगे कि जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी और जेंडर डिग्निटी के आलोक में हमारा नेशनल लाइफ, नेशनल पॉलिसी, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, नेशनल लॉ और नेशनल इम्पोर्टेंस के विषय को घोषित करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े। अगर यह मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये अनुरोध करते हैं कि पार्ट 1 भी अवश्य देख लें, ताकि पार्ट 2 को समझने में बेहतर होगा, क्योंकि पार्ट 1 की बहुत सी बातें को हम पार्ट 2 में नहीं दोहराए हैं। इसी तरह हम पार्ट 3 और 4 एक छोटे से विषय को लेकर फिर हम आपके साथ आएंगे कुछ दिनों में। और यह अंततः अनुरोध करते हैं कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।